ताहिर 26 फरवरी 1937 को अमृतसर में पैदा हुए। वालिदा बरे सगीर की पहली मुसलमान खातून डॉक्टर थीं और वालिद माहिर तालीम। लाहौर के मज़ाफ़ात में बचपन गुजारने वाले नईम ताहिर ने सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से तालीम पाई। अदाकार, सदाकार, हिदायतकार, ड्रामा नवीस, माहिर नशरियात, मुसन्निफ, मुहक्किक और उस्ताद जैसे अनगिनत शोबों में कमाल हुनर को पहुंचे। तहजीब और तमद्दुन के गेसू संवारने वाले नईम ताहिर तजारती सूझबूझ में भी तरक रखते हैं। 1962 में रेडियो की असातीरी सदाकार यास्मीन ताहिर से शादी की, जो इम्तियाज अली ताज और हिजाब इम्तियाज अली की साहबजादी हैं। नईम ताहिर पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स के सरबराह रहे, नेशनल आर्ट गैलरी के खालिक हैं, लाहौर की अल-हमरा आर्ट काउंसिल के मेमार हैं, पाकिस्तान की तारीख पर मुनफरिद ज़ाविया निगाह रखने वाली मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ हैं। 7 दहाइयाँ गुजरे, ड्रामे का जुनून लिए रफ़ी पीर, सफ्तर मीर और इम्तियाज अली ताज के सामने ज़ानुए तलम्मुज़ तय करने वाले नईम ताहिर का सफ़र शौक जारी है। एक झुंड से अभी पानी की सदा आती है। आदाब। ख़ातीन व हज़रात, PTV न्यूज़ के प्रोग्राम सदरंग में आपका मेज़बान वजाहत मसूद आपकी खिदमत में हाजिर है। हर मुआशरे में कुछ नादरा रोज़गार शख्सियात ऐसी होती हैं जिन्हें हफ्त पहलू कहा जाता है, जिनकी ज़ात के एक से ज़्यादा हवाले होते हैं, और इन शख्सियात में से भी कुछ चुनिंदा हस्तियाँ ऐसी होती हैं जिनके हर पहलू से अनगिनत ज़ाविये निकलते हैं। आज हम आपकी मुलाकात ऐसी ही एक हस्ती से करवा रहे हैं। इसमें ग्रामी है मोहतरम नईम ताहिर, और आप उनके हवाले देखिए। थिएटर, रेडियो, टेलीविज़न, अदाकारी, सदाकारी, कालम निगारी, तर्जुमा, तारीख, मुंतज़िम, उस्ताद, माहिर नशरियात और यके-अज़ मेमाराने पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्ट्स और अल-हमरा के बानियों में, जिन लोगों ने इस मुल्क में तहज़ीब व तमद्दुन के खदो-खाल बनाने में अपना किरदार अदा किया है, अपनी ज़िंदगियाँ सर्फ की हैं, उनमें नईम साहब का शुमार होता है। और हमारे लिए निहायत एज़ाज़ की बात है कि हम आज उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे, उनसे कुछ रहनुमाई हासिल करेंगे, उनसे कुछ सीखना चाहेंगे। नईम साहब, आपका बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया वजाहत साहब। आपको और आपके सब देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। और आपने जो बातें मेरे बारे में अच्छी अच्छी कही हैं, उनके बारे में मैंने आपका ममनून हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा। आपकी शफ़क़त है। नईम साहब, एक ज़रा गैर रवायती सवाल से आगाज़ करते हैं, क्योंकि जो आपके सवानही कवायफ़ हैं, एक तो ये कि वो पाकिस्तान में जो भी पढ़े लिखे लोग हैं उनके नोके ज़ुबान हैं, सब जानते हैं कमो बेश, और जो कुछ नहीं जानते, हमारी रफ़ीक़े कार हैं आयशा, तो उन्होंने वो पढ़ के सुना दिए ताकि हमारे प्रोग्राम में हमें आपसे इस्तिफ़ादा करने का ज़्यादा वक्त मिल जाए। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। अगर मुनासिब समझें तो उसकी नकल मुझे दे दें ताकि मैं देखूं मेरे बारे में क्या मालूम है। सैयद, उसमें से अलावा दीगर बातों के एक बात ये भी है कि 1962 का बरस पाकिस्तान की तारीख में 2 बातों के लिए जाना जाएगा, एक अयूब खान का दस्तूर और एक आपकी और यास्मीन ताहिर की शादी। हाँ, नहीं, अहम तो बहुत था। हमारा चल रहा था किस्सा दोस्ती और रोमांस। तो ताज साहब की एक ही बेटी थी, जी, लिहाजा वो लोग ज़रा ताख़ीर कर रहे थे।
आखिर मैंने ये कहा कि जी मैं 24 मार्च को जी। बारात लेके आ रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी। आपने अपने लाहौरी होने से फायदा हाँ, उठाया। लाहौरी पंजाबी। पंजाबी। अच्छा, इतने में क्या हुआ कि मेरा एक इंटरव्यू किया हुआ था रॉकफेलर फाउंडेशन ने। जी वो 4 साल में एक फेलोशिप देते थे सारे एशिया में। जी। तो मेरा उनको एक सब करके चले गए थे, रॉबर्ट क्रॉफोर्ड उनका नाम था। उनका तार आ गया कि कंग्रेचुलेशन यू हैव बीन सिलेक्टेड। अब मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा मुझे इन्होंने सिलेक्ट कर लिया, मैं शादी करूं और भाग जाऊं तो क्या कहेंगे लोग मुझे। तो मैंने बड़ा सीने में पत्थर रखा, कहाँ मेरी एक तमन्ना, इश्क मेरा ड्रामे और स्टेज और उसका, और कहाँ मेरा इश्क घर का। तो मैंने कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है। तो मैंने उनको तार दे दिया, मैंने कहा जी मेरी शादी हो रही है और मैं अभी नहीं आ सकूँगा, आप ये मेहरबानी से स्कॉलरशिप किसी और को दे दें। तो वहाँ से जवाब आया, कहने के ये एशिया में एक आदमी को दिया जाता है 4 साल में और तुम मुंतखब हो गए हो, ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। हम तुम्हारे हेल्प करने के लिए ये कहते हैं कि हम तुम्हारी बीवी के लिए भी ये एक्सटेंड कर देते हैं अगर वो ट्रेनिंग लेना चाहें। सही। वो कमाल हो गया फिर। और सदाकारी में वो पहले से थी? वो सदाकारी में थी, उन्होंने रेडियो में किया, मैंने उसमें किया। तो ये जो सन 62 का वाक़या है उसमें ये भी शामिल है। अच्छा नईम साहब, ये जो सैले रवां के नाम से आपने एक तारीखी ड्रामा लिखा, बरसगीर में मुस्लिम हुक्मरानी का अरूज, सवाल तहरीक पाकिस्तान तक आए, मेरे जहन में एक सवाल पैदा हो रहा था कि आपने नुक्ता आगाज़ 1609 लिया है जी, जो जहांगीर के जुलूस शाही का बरस है। एग्जैक्टली। अच्छा, अगर चाहते तो 1526 ले लेते, मुग़ल सल्तनत का आगाज़, शाह आलम सवम ले लेते, अकबर शाह सानी ले लेते। 1609 की क्या अहमियत थी? आप भी बस बहुत ज़बरदस्त आदमी हैं, उस चीज़ पे को खोदते हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। सूरत ये थी कि वो मलिका इंग्लिस्तान बड़ी देर से इस कोशिश में थी कि इंडिया पे कब्ज़ा किया जाए और अपने जो उनके कंपेटिटर थे पोर्चुगीज़ और स्पेनिश, इन पे सबकत हासिल की जाए। राइट सर। चुनाचे उन्होंने एक बहुत मशहूर समंदरी लुटेरे को उन्होंने एंगेज किया, कज़ाक को, और उसको फ़ारसी भी सिखाई, टर्की ज़ुबान भी सिखाई, और उसको कहा कि तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी की जाएगी, उसको तुमने इसके दरबार में पहुंचना है किसी सूरत जब जहांगीर टेक ओवर करे। राइट। क्योंकि जहांगीर ज़रा ऐश इशरत का कायल था और किसी के सामने हमारी चलनी नहीं, तुम जहांगीर के दरबार में किस तरह से तुमने दाखिल होना है। विलियम हॉकिंस। राइट। अच्छा, उन्होंने देखा कि जहांगीर को कैसे लिबास पसंद है, ज़ुबानें कौन कौन सी बोलता है। सही। वो इन्होंने इसको, विलियम हॉकिंस को मुकम्मल तैयार किया। जी। जिस दिन जहांगीर ने टेक ओवर किया वो वहाँ से रवाना हुआ और 1609 को वहाँ पोर्ट पे वो लैंड कर गया अपने जहाज़ के साथ। सही। 1609। और वहाँ पहुँच के वो रुका नहीं और सीधा दरबार में पहुँचा। वहाँ था उस वक्त चार्ल्स, क्या जो इनका वो एम्बेसडर टाइप की चीज़ होती है। जी जी। तो उसके पास पहुँचा, उसने कहा कि ये मेरी तैयारी है और कोई बात बताओ। उसने खैर जो भी ब्रीफ था, और उससे कहा कि मलिका बरतानिया से एक शख्स आया है जो ख़ास तौर पे मलिका ने जहांगीर के दरबार में भेजा है। यहाँ से आगे वो मेरा ड्रामा शुरू हो जाता है। तो वो साहब अंदर आते हैं और उनके इतने मंजूर नज़र हो जाते हैं कि वो उनको दरबारियों में शामिल कर देते हैं। और दरबारियों में भी 4 दरबारी ऐसे होते थे जो 24 घंटे जहांगीर के साथ रहते थे। एक दरबारी होता था जो उसकी सेहत का ख्याल रखता, डॉक्टर। दूसरा ये था जो मुल्की मामलात के बारे में उसे दिन रात खबरदार रखता था।
तीसरा होता था, वो अजीब सी चीज़ थी, जो इस चीज़ का रिकॉर्ड रखता था कि बादशाह सलामत इस कनीज़ के साथ रात बसर कर रहे हैं, लीनिएज डिटरमिन करने के लिए। यस। और चौथा ये जो बस उनका वैसे ही मंजूर नज़र था। तो ये शख्स वहाँ रहा, तो उसने जो यहाँ का एम्बेसडर था उसने एक मजाक में ख़त लिखा ईस्ट इंडिया कंपनी के हेड ऑफिस को। जी। उसका नाम याद आ रहा, खैर उसका भाई था ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड, और ये यहाँ जहांगीर के दरबार में सफ़ीर था। उसने मजाकन लिखा कि जिस तेज़ी से विलियम हॉकिंस जहांगीर से हमारे लिए मराआत हासिल कर रहा है, फ़ौज कर लो, अकाउंट फाइनेंसेस दे दिए, सब कुछ देते चला, तो मेरा अंदाज़ा ये है, उसने कहा कि 200 साल से कम में इस मुल्क में हुकूमत ही हमारी होगी। परफेक्ट। और उस वक्त हिंदुस्तान की इकानमी दुनिया भर की इकानमी का चौथा हिस्सा थी, 25% थी। आपने जवाहरलाल नेहरू की किताब पढ़ी होगी, उसमें उसने कहा कि उस वक्त हिंदुस्तान की दौलत अमेरिका और इंग्लिस्तान की कंबाइंड आज की दौलत से ज़्यादा थी। अगरचे उसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में भी फिर अपना बाद में किरदार अदा किया, लेकिन तब तो नहीं था, 17वीं सदी में तो नहीं था। हाँ। नईम साहब, आपका जो थिएटर और अदाकारी का प्रोफाइल बना, मिड 50s में आप आ गए इस शोबे में, तो 3 हस्तियां हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इसको कामत शख्सियत को जो है वो ये खदोखाल दिए हैं। इम्तियाज़ अली ताज, उन्हीं के हम असर रफ़ी पीर और तीसरे सफदर मीर। अच्छा, अब ये तीनों की अपनी अपनी जगह पे बहुत अहमियत है और तीनों का मिजाज बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल मुख्तलिफ। अच्छा, कुछ चूँकि शायद इम्तियाज़ अली ताज के बारे में तो हमारे नौजवान कुछ जानते हों, लेकिन रफ़ी पीर और सफदर मीर के बारे में नौजवान नस्ल बहुत ही कम जानती है। मैंने इन तीनों के साथ काम किया है। जी। सफदर बहुत गुस्सीले आदमी थे। जी हाँ जी। और मैंने उनका गुस्सा झेल रखा है। आपने जेल रखा है? मैंने जेल रखा है। और वो जरा सा उनको नागवार गुजरे, कहते हैं कि मत भूलना कि मैं शायर हूँ और मैं बॉक्सर भी हूँ। मैं बॉक्सर भी हूँ, एग्जैक्टली। और सफदर साहब शादी नहीं करते थे। जी हाँ, दुरुस्त। आखिर उनकी शादी हुई गुजरात में, शादी अभी आपको मालूम होगा, और उनकी गुजरात में लाहौर से जो बारात गई उसमें मालूम है कौन कौन था? निया फरमाइए। लड़का, मैंने कहा पैसे मैं तुझसे लेके जाऊंगा। जब मैंने ये कहा तो ऑडियंस ने वो तालियां बजाई, वो तालियां बजाई। अगले दिन अखबारों में मेरी तस्वीर छपी हुई थी। सही। तो सफदर ने सोचा कि इसके अंदर कोई कीड़ा है, तो नेक्स्ट जो उन्होंने प्रोड्यूस किया उसमें फिर मुझे लीडिंग रोल दिया था। तो इम्तियाज़ साहब से फिर कैसे? इम्तियाज़ साहब से एक्चुअली मैंने आखिरी, इन तीनों में से आखिर में तो इम्तियाज़ साहब से मिला था, और वही मेरी कंटिन्यू हुई। मेरा रेडियो में मैं जाता था, बहुत शौक़ था जी। तो वहाँ पता लगा कि बाहर के पान वाले से अंदर तो हम जा नहीं सकते थे। हम देखते थे कि वो मोहनी हमीद बैठी हैं, शेख इकबाल बैठा है, फलां बैठा है, फलां बैठा है, और गेट से तरस तरस के आ जाते थे। ये मैं बात कर रहा हूँ सन 54 की। एंड यू आर barely 17। हाँ जी। 54 की, और शौक़ बड़ा। राइट। खैर, तो वहाँ पान वाले के पास वो मैंने कहा यार ये क्या तरीका है, लोगों की आवाज़ कैसे रेडियो पे आ जाती है। तो वहाँ बाबू खान एक बांसुरी नवाज़ थे जी, इंडिया के, माइग्रेट करके आए थे। उन्होंने कहा कि नईम साहब यहाँ पे ऑडिशन होवे है जी जी, जुमेरात को, जिनकी आवाज़ पास हो जाए उनकी फिर आवाज़ नशर हो जाती है। और मैंने कहा बड़ा आसान काम है। चुनाचे मैं हर जुमेरात को जाके ऑडिशन देता था, और हर मंडे को मुझे चिट्ठी आ जाती थी कि आप फेल हो गए। आखिर एक दिन मैंने तंग आके
वो डीसीपी कहलाता, छोटा कमरा जिस पे जी हाँ, डायरेक्टर वायरेक्टर बैठते थे, और जी, जी। स्टूडियो नंबर 4 था जिसमें हमारी होती थी। मैंने कहा मैं झांक के देखूं कौन लोग हैं, मैं पूछूं मुझ में क्या ऐसी खराबी है कि मैं इंटरव्यू देता चला आ रहा हूँ, फेल हो रहा हूँ। तो वहाँ जाके देखा तो कोई नहीं था। जवाबात दस्तखत करके क्लर्क को दे दिए गए थे कि इन सबको फेल की चिट्ठी भेज देना। वो आ जाती। मैं तो इत्तेफाक से हो गया। इत्तेफाक क्या हुआ, जब प्रॉब्लम ये थी कि टी हाउस के बिल भी देने होते थे। वहाँ फैज साहब और ये सब लोग आते थे, और मैं और ज़फ़र समदानी और हम लोग, हमें जाके चाय के एक आधा सेट ऑर्डर करते थे। बैरे को टिप ज़्यादा देते थे, कहते तीसरा कप भी दे देना, तो तीसरा कप भी तो वजह साहब वहाँ मैंने, फजल कमाल ने कहा यार हम एक यूनिवर्सिटी प्रोग्राम बनाते हैं, सही, वो रेडियो पे हो जाएगा। कोई मुख्तसर ये कि यूनिवर्सिटी प्रोग्राम बना। उनका ख्याल था कि मैं लिखता अच्छा हूँ। मैंने एक कहानी लिखी, अखबार में तस्वीर छपने के बाद एक लड़के का क्या तअस्सुर है, ये उसका उन्वान था, ये उसका टाइटल था कहानी का। वो मैंने पढ़ी, वो मेरा ब्रेक थ्रू था। सही, मेरी आवाज़, मेरा पढ़ना सारों ने सुना। यूनिवर्सिटी मैगज़ीन था। फ़ौरन दरवाजे पे स्टूडियो के नॉक हुई कि इज़हार काज़मी साहब कह रहे हैं कि नईम ताहिर से कहो मुझे मिल के जाए। 4 प्रोड्यूसर ने मुझे बुलाया, और उस दिन के बाद से आई वॉज द मोस्ट पॉपुलर वॉइस एंड सॉट आफ्टर रेडियो। यहाँ से लेके पेशावर, कराची, हैदराबाद, हर जगह से मेरी डिमांड आती थी। तो यूँ मैं रेडियो में दाखिल हुआ। और एक बात जो मैं कहा था भूल ना जाऊँ, वहाँ नुक्कर पे एक साइकिल की दुकान थी। जी जी जी, आपको याद होगा, जो सिराज अहमद कुरैशी की थी। और हमारी साइकिलों में पंक्चर लगवाने वालों में मेहदी हसन भी शामिल था। वो 2 ही तो सिराज हैं उस जमाने में, एक वहाँ पंक्चर लगाते थे और एक पार्टी हाउस के काउंटर पे खड़े होते थे। 2 ही तो सिराज, 2 ही तो सिराज थे। वजह फरमाया आपने। नईम साहब, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमें एक वक्फे पे जाना है, वापस आते हैं तो बात यहीं से शुरू करते हैं। नाज़रीन, आप हमारे साथ रहिएगा। पावरफुल ड्यूरेबल मोटर से चाहे जितने ही कपड़े हों, ये चलती जाए। और रॉयल ड्रायर कपड़ों को करे इंस्टेंट ड्राई। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। पैंथर टायर्स, लेवल ही और है। प्रोग्राम सदरंग में मैं आपको दोबारा से खुशामदीद कहता हूं, और हम गुफ्तगू कर रहे हैं जनाब मोहतरम नईम ताहिर साहब से। अच्छा, ये हैरत की बात है कि सफदर साहब का जो स्कूल था अदाकारी का, वो रशियन स्कूल से मुतासिर थे। रशियन बहुत। अच्छा, रफ़ी पीर जर्मनी से तालीम पा के आए थे और जी, तरबियत जी, लेके जी, आए जी, थे। जी। अच्छा, हाँ। इम्तियाज साहब का रचाव जो है वो हमारी क्लासिक ट्रेडिशन में था। हाँ हाँ, रफ़ी पीर साहब, फिर मुझे इन्होंने रफ़ी पीर साहब के कई ड्रामा में बुक किया। जी। रफ़ी पीर और ताज साहब का बहुत कंट्रीब्यूशन है, और दोनों में एक अंदाज मुख्तलिफ था। रफ़ी पीर फ़िक्रे की पेस राइट से मानी निकालते थे। बजा फरमाया। हैं, जैसे कहाँ जा रहे हो, ये उसको 3-4 दफ़ा खुद कह के कहते थे कि इनमें से ये टोन या ये पेस जो है इस फिक्रे की फिट होएगी, सही। और हम उनसे सीखते थे। अच्छा, अच्छा, ताज साहब का बिल्कुल मुख्तलिफ था। ताज साहब टोन से बताते थे कहाँ जा रहे हो। यानी एम्फेसिस से। हाँ हाँ, वो टोन से कहते थे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। फ़र्क हो गया ना जी, बिल्कुल फ़र्क इस हो तरह से वो 4-5-6 टोने करके उनको फिर वो टोन से ड्रामा बनाते थे, ये पेस से ड्रामा बनाते थे। ये इनके एक बेसिक डिफरेंस था। दोनों रिहर्सलें कराते थे, बहुत सिखाते थे, बताते थे। तो मेरा दोनों से अल्हम्दुलिल्लाह रहा, सफदर से तो रहा ही, और फिर बाद में चला गया अमेरिका। वो तो खैर फिर तो कैलिफोर्निया से पढ़े। कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से मैंने डिग्री ली थी। जी जी।
थिएटर आर्ट्स की, और वो बहुत मेरे उन्होंने सराहा, प्यार किया। मुझे तो वहाँ वो एम्प्लॉय करना चाह रहे थे, लेकिन मैं यहाँ वापस आ गया। नईम साहब, ये जो नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स बनी, उसमें अगर मैं गलती नहीं करता तो जो उसके बानी सरबराह थे वो तो फैज़ अहमद फैज़ थे, और उसके बाद आपका इंतखाब हुआ। नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स एक्ट जो है वो 1962 या 63 का है। सही। जो फैज़ साहब ने ड्राफ्ट किया था और बहुत अच्छा किया हुआ था, और फैज़ साहब को उन्होंने चेयरमैन लगाया था आर्ट्स काउंसिल, जी, नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स का। जी। और दफ्तर कोई नहीं था, एक छोटे सी, जैसे कहते हैं ना, गिरी पुरानी लर्जाखेज इमारत में उन लोगों को, बेचारों को बिठा दिया गया था। पीरज़ादा साहब थे मिनिस्टर। सही। सकाफत के भी और तालीम के भी। तो पीरज़ादा साहब ने ऐलान किया एकदम से कि खालिद सईद भट्ट इसके होंगे डीजी। सही। और ये नहीं वाज़ेह किया कि फिर फैज़ साहब की क्या हैसियत रहेगी। वो वहाँ से यहाँ एक ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव कन्फ्यूजन पैदा हो गया। फैज़ साहब को फिर उन्होंने एडवाइज़र ऑन कल्चर का कर दिया था। फैज़ साहब के बाद कई लोग और आए, और वो जो बिल्डिंग थी वो गिरती चली गई, और आखिर जो दफ्तर था वो बेसमेंट में चला गया। तो बिल्कुल इसकी हैसियत ख़त्म हो चुकी थी। मैं तो हर तरफ काम करता था ना, जहाँ मुझे को क्रिएटिव काम करने का मौका मिले। मुश्किल से मुश्किल हॉर्स एंड कैटल शो में जी, जी। मैंने वो कैलिस्थेनिक्स शुरू कर दी, जो सिर्फ चाइना और कोरिया के अलावा और कोई करता नहीं है। सही। वो बड़ी कामयाब हुई। वो सैफ गेम्स हुई, वहाँ मैंने की, वो बहुत कामयाब हुई। तो ये वो ज़माना था जब सैफ गेम्स होने वाली थी। मैं अमेरिका जा चुका था। मैंने अमेरिका जाके एक टेलीविज़न नेटवर्क शुरू कर दिया था जो उर्दू में था। वहाँ मुझे मेरे बेटे अली ने फ़ोन किया कि एक जर्नैल साहब हैं, वो बार बार आके तुम्हारा पूछ रहे हैं। मैंने कहा कौन? उन्होंने बताया कि वो जनरल आरिफ थे। ये मारिफ? हाँ, क्या? जी, जी। तो वो कह रहे हैं कि वो सैफ गेम्स होनी है और वो आपको आके करें। तो मैंने कहा उनसे कह दो कि मैं क्या मसरूफ़ हूँ, मैं ज़रूरी काम कर रहा हूँ, मेरा अपना कारोबार भी था, कुछ भी था। तो फिर मुझे ब्लैकमेल किया गया। उन्होंने, आरिफ साहब ने कहा कि नईम, दिस इज़ कॉल ऑफ नेशनल ड्यूटी। अब क्या करें नईम इसके बाद? ठीक हो गया। मैं आ गया छोड़ छाड़ के सब कुछ। जब हो गई तो मैंने जो उसकी प्रेजेंटेशन और उसके सारा कैलिस्थेनिक्स और वो सारा किया हुआ था, वो इतना हुआ कि CNN ने उसके बारे में बात की। इंडिया ने अपने न्यूज़ प्रोग्राम बंद करके कहा कि इस प्रोग्राम को देखो, ये उसका एक शोर मच गया। जी, जी। तो मुशर्रफ साहब ने मुझे घर पे बुलाया खाने पे। तो खैर बहुत नफीस आदमी थे बेचारे, के टेनिस खेल रहे थे। उनके ऐसे में वालदा ने बुलाया था, वालदा यास्मीन को जानती थी। वो टेनिस वेनिस खेल रहे थे, उसके साथ निकर पहने में आगे कहेंगे आप लोग आए हुए, मैंने सोचा मैं भी मिल लूँ। इतने हम्बल आदमी थे वो। खैर आए, बातों बातों में उन्होंने कहा कि नईम साहब आप यहाँ क्यों नहीं रहते हो, काम यहाँ क्यों नहीं करते? मैंने कहा जी सारी ज़िंदगी काम तो पाकिस्तान का ही किया है, लेकिन मैं यहाँ क्या करूँगा? कहेंगे हम आपको एक एकेडमी बना देते हैं, ज़िया को एकेडमी बना के दिए, आपको बना के देते हैं। मैंने कहा नहीं, आपने ज़िया को बना दी, उससे कामयाब होने दें। कराची वाली? कराची वाली, नापा। जी। मैंने कहा मैं कुछ और करूँगा। जी। ठीक है, क्या करेंगे? मैंने कहा मैं आपको लिख के भेजूँगा। सही। मैंने लिख के भेजा। मकसद ये था, मैंने उनसे कहा कि पाकिस्तान का इस वक्त एक दहशत गर्द का इमेज बना हुआ है। सही। आई वॉन्ट टू चेंज दिस इमेज, और कल्चरल डिप्लोमेसी इसका सही रास्ता है। कल्चर डिप्लोमेसी, अगर आप अपने आर्ट्स को फैलाएंगे दुनिया भर में, कल्चरल पैक्ट्स करेंगे, यहाँ पाकिस्तान को दुनिया के इस पेज पे लाएंगे कि इसमें तो आर्ट्स और कल्चर है, तो फिर ये दहशत गर्द का हो जाएगा। तो ये नेशनल आर्ट गैलरी वाला मंसूबा वहाँ से निकला? वहाँ से निकला। सही। नईम साहब, नावल, अफसाना, ये सब हमने मगरिब से लिए। दास्तान और कहानी वगैरह तो हमारे यहाँ चली आ रही थी, लेकिन इस फॉर्म में
यानी हमने मगरब से ये इस्तिफादा तो किया। ये ड्रामा हमारे तख्लीकी और तमद्दनी इजहार में वो मकाम नहीं पा सका जिसे हम अपनी जो तख्लीकी हमारी दुनिया है, हमारा कौमी मंजर है, उसका बड़ा धारा कह सकें। मेरा ये ख्याल है कि थिएटर हमारे आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में वो मकाम नहीं पा सका जो इसका जो पोटेंशियल है, इसका जो इम्कान है। मेरी एक और किताब है जी, जलसा उर्दू ड्रामे का। जी हाँ। देखिए, हमारे यहाँ यानी अवध तक ये ड्रामे का लफ्ज़ नहीं था। जी हाँ, जलसा कहलाता था। जलसा कहलाता था, जलसा कहलाता था, सभा कहलाती थी, सभा कहलाती थी। तो मैंने इसलिए जलसा उर्दू जलसा का नाम ड्रामा रखा। ताकि इनको हाँ, और मैंने सारी तारीख और फिर उसमें हर दौर के अंदाज अदाकारी और थिएटर की नमूने भी मैंने स्टेज किया। असल में जब पाकिस्तान बना है तो उस वक्त हमारा एक सोशल कन्फ्यूजन हो गया था कि ये परफॉर्मिंग आर्ट्स जो हैं इनकी कोई कॉन्फ्लिक्ट मज़हब से तो नहीं है, उसकी वजह से इसको कुछ नुकसान पहुंचता रहा। हालांकि कोई ये तो एक मीडियम है ना इजहार का। जी हाँ, आप उसमें अच्छी बुरी हर बात कर सकते हैं। वो करते 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 ये आप सही कह रहे हैं कि काफ़ी पीछे रह गया। मुझे जुनून था थिएटर का, सही। तो मैंने जब गवर्नमेंट कॉलेज से पास किया और सब कुछ छोड़ छाड़ के मैंने कहा मैं तो थिएटर का। तो उस वक्त एक सिंगल हॉल नहीं था स्टेज के लिए सारे मुल्क में। तो मैंने सफदर ने पूछा तू क्या करेगा, सारा दिन ड्रामा करता रहता है। मैंने कहा सफदर साहब, उस ज़माने में वो घर से नाराज़ होके अनारकली में होटल दी फ्रांस है, पेरिस है, ये क्या, उसकी ममटी पे रहते थे। मैं उनके पास गया, उस्ताद, मैंने कहा जी मैं क्या करेगा तू ज़िंदगी। मैंने कहा जी मैं थिएटर हॉल बना के रहूँगा। तो उन्होंने इतनी ज़ोर का कहका लगाया कि मैं ममटी से नीचे जा पड़ता। तू करेगा? मैंने कहा जी मैं करूँगा। खैर मैं आ गया, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मदद की, मैंने अलमरा बनाया, फिर कराची का थिएटर था वो बनाया, फिर जो कुछ है वो आपके सामने है। आपने कहा कि नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स जो थी वो बेसमेंट में पहुंच गई थी। तो उससे मुझे ख्याल आया कि एक तो ये नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स बेसमेंट में पहुंची थी और एक हमने अलहमरा में महाराज कथक की क्लास बेसमेंट में पहुंचाई थी। मैं नहीं ना था उस वक्त। महाराज की जो क्लास एक्चुअली होती थी वो पाशा के यहाँ होती थी। जी हाँ, जिसमें से नाई सिद्दीकी और उनकी निगत चौधरी निगत वगैरह वो सारी वहाँ से निकली। और जरीन पन्ना भी आती थी वहाँ, जरीन पन्ना। पन्ना वहाँ नहीं आती थी, पन्ना पहले से नाम बना चुकी हुई थी। सही। क्यों, क्या नाहिद सिद्दीकी उनसे सीनियर नहीं रही? नहीं 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 नहीं। अच्छा, अच्छा। नाहिद तो बिल्कुल बच्ची थी, नाहिद और इसकी बहन। इनको मैंने कहा कि मैं आर्ट्स काउंसिल में पूरा एक परफॉर्मिंग आर्ट्स का ट्रुप बनाऊंगा। राइट। और यहाँ क्लासेस शुरू होंगी और उन सबको ले। फिर रोशन आरा बुखारी होती थी, पतरस बुखारी की बहू, बहुत ज़बरदस्त डांसर। हारून की बेगम बहुत बड़ी डांसर थी वो। सही। तो उनको भी मैंने एंगेज किया जी। और मैंने यहाँ स्कूल शुरू कर दिया। तो नाहिद उसमें आई, पन्ना नाम बना चुकी हुई थी एज ए फिल्म डांसर। तो वो अब भी कर रही हैं काम। जी हाँ, बिल्कुल। तो महाराज जो थे वो बहुत ज़्यादा एक कायल थी, नाहिद उनकी। जी। उनसे सीखते जो भी यानी उसकी डांस की बुनियाद सीखना चाहता था वो महाराज से सीखता था। महाराज उनको ऐसे ही कहते थे, लेकिन थे तो वो मुसलमान उस्ताद थे। लेकिन वो एक रवायत भी तो चले, बिरजू महाराज, महाराज कथक, ये एक अदब एहतराम का तरीका है। दिल्ली मुस्लिम होटल में रहते थे। जी हाँ, जी हाँ। सर, ये जो आपने दूसरा वॉल्यूम लिया व्यूज एंड कमेंट्स का, काल्बो का जो मजमुआ है अंग्रेजी का, हाँ जी। उस पर पेश लफ्ज़ परवेज़ मुशर्रफ साहब का आया। आप तहजीब के आदमी, तमद्दुन के आदमी, और जो हमारे सुनने वालों को शायद कुछ को मालूम नहीं हो, तमद्दुन तो निकला ही मदनियत से है, शहर से है, और फौज छावनी से होती है। वो तो जंगल और शहर के बीच का एक पड़ाव है।
तो क्या ये आपको मुनासिब लगा या ज़ाती दोस्ती में आपने परवेज़ साहब से कह दिया और उन्होंने लिख दिया? नहीं, बिल्कुल सही पूछा आपने। देखिए, मुशर्रफ को जो लोग समझते हैं कि एक फ़ौजी आदमी था, वो था जी। लेकिन आपको पता है मुशर्रफ क्लासिकल गाते भी थे। जी, मुझे मालूम है। मुशर्रफ का सारा ख़ानदान जो यास्मीन और ताज साहब के जानने वाला था, जी। उनके सब के घर में बाकायदा मौसीकी की महफ़िल होती थी और अच्छे अच्छे गाने वाले आके गाते थे और ये सब लोग गाते थे। तो मुशर्रफ को मौसीकी में बहुत गहरी दिलचस्पी थी, आर्ट्स में बड़ी दिलचस्पी थी। तो भले से वो फ़ौजी जर्नैल थे, मैंने जब उनसे ये किया तो मेरे जहन में फ़ौजी जर्नैल नहीं था। अच्छा। मेरे जहन में वो मुशर्रफ था जो आर्ट्स का दिलदादा है। नईम साहब, जब आपकी जो पूरा प्रोफाइल जो बना, अगर मैं गलती नहीं करता तो माशाल्लाह से 86 अब आपकी उम्र है। एक बड़ा बुनियादी हवाला इसमें लाहौर का है। आप दुनिया घूम आए, आपने बचपन ही में जो है वो आधा बर्र-ए-सगीर देख लिया, लेकिन लाहौर जो है ना, वो आपकी ज़ात के इजहार में लाहौर का रंग झलकता है। क्या फ़र्क देखते हैं 52-53 के लाहौर में और फिर 70s का लाहौर और फिर आज का लाहौर? मैं लाहौर के मज़ाफ़ात में आ गया था 1942 में, जब मैं 5 साल का था। ठीक है। अली रज़ाबाद यहाँ एक है, वो कज़लबाशों की जागीर थी, आमों के बाग थे। जी जी जी, बिल्कुल भाई। वहाँ पे मेरी वालदा जिन्होंने, जी हाँ, आप जानते हैं, वो बहुत अच्छी मेडिकल डॉक्टर एडमिनिस्ट्रेटर थी। तो यहाँ के डीसी ने वो हॉस्पिटल बनाया तो उनको वहाँ पे अपॉइंट कर दिया। पहले हम शाहबाद मारकंडा में थे, वहाँ से पैदा मैं अमृतसर में हुआ था, लेकिन ये शाहबाद मारकंडा से हम यहाँ आए थे। राइट। तो जब हम लाहौर आ गए 47 में अर्ली जी, तो मैं वहाँ, मुझे स्कूल में दाखिल कर दिया गया, इकबाल हाई स्कूल में। ज़िंदगी उसमें बड़ी सादा थी, तल्लुकात, रिश्तेदारियाँ, अदब आदाब बहुत था। सही। तो मतलब मेरी वालदा को इतना ख्याल होता था कि मैं इकबाल हाई स्कूल में दाखिल हुआ था, तो वो मुझे रोज़ाना, डॉक्टर थी, रोज़ाना मुझे ₹1.25 देती थी। तो मेरी समझ में नहीं आता कि ₹1.25 का क्या मतलब है। उन्होंने कहा, देखो बेटे, तुम जब खाना खाओगे ना ब्रेक में, तो तुम्हारे 1-2 दोस्त साथ होंगे, तो जितना खुद खाओ उतना उनको भी खिलाना, ताकि वो परेशान ना हो। चुनांचे ये इस तरीके से, यानी ये एक मेरी वालदा ही नहीं, और भी लोग बहुत रवादारी का पहलू रखते थे। वहाँ मेरा पहला दोस्त हलीम बना, जो अब तक मेरा दोस्त है। हम दोनों ने 8वीं जमात में बहुत अच्छी तरह से कर लिया। हलीम फुटबॉल के कैप्टन थे, मैं फ़ुटबॉल भी खेलता था, हमारी बहुत दोस्ती हो गई। जी। हमने सोचा कि हम तो बड़े तोपखाना कमाल के लोग हैं, हम अच्छे से अच्छे स्कूल में जाएंगे। बग़ैर वालिदैन को बताए सेंट्रल मॉडल का जाके टेस्ट दे दिया और आके बताया कि हम तो सेंट्रल मॉडल का टेस्ट दे रहे हैं। मेरे वालिद थे वो, चूँकि एजुकेशन का आदमी, उन्होंने कहा स्कूल तो बहुत अच्छा, लेकिन मुझे पहले बताते मैं तुम्हारी कोई तैयारी करा देता। चलो, साइकिल पे बिठाया और लेके चले गए। वहाँ अब्दुल हई थे गालिबन हेडमास्टर ज़माने में। अब मैं बाहर बरामदे में बैठा हूँ कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। तो थोड़ी देर में आया तो मेरे वालिद के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट थी। मैंने कहा, काम कुछ ठीक हो गया है। उन्होंने कहा, जी बेटा आपका माशाल्लाह अच्छा है, ये 2 नंबर इसने पे आया है टॉप से, पहले नंबर पे एक और लड़का, उसका नाम है हलीम। तो वहाँ से हमारा सेंट्रल मॉडल शुरू, वहाँ से आपका सेंट्रल मॉडल शुरू हुआ। हाँ। वहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज हुआ और वहाँ से आप ख़राब होना शुरू हुए। वहाँ से मैं ख़राब होना जैसे वो फराग ने कहा ना, अब आ गए हैं तो आओ तुम्हें ख़राब करें। नहीं साहब, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमें एक वक्फे पे जाना है, वापस आते हैं तो बात यहीं से शुरू करते हैं। नाज़रीन, आप हमारे साथ रहिएगा।
इतने साफ, ये तो रॉयल वॉशिंग मशीन का कमाल है। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। Only one thing can challenge me. Panther tires. Our grip, our focus are the same. There is a new king in town. King 56. पैंथर टायर्स, लेवल ही और है। There is a new king in town. प्रोग्राम सदरंग में मैं आपको दोबारा से खुशामदीद हूँ और हम गुफ्तगू कर रहे हैं जनाब मोहतरम नईम ताहिर साहब से। एक सवाल जिसका जवाब हमें कभी मिल नहीं पाया, करीब 52 बरस पुराना वो किस्सा अब हो गया। इम्तियाज़ अली ताज साहब की जो मौत थी वो शहादत वो तबई नहीं थी, तो रियासत ने दिलचस्पी नहीं ली। वो वक्त 71 का वो ईयर था, उसमें ऐसी अफरा तफरी चल रही थी। कैसे ऐसे हो गया कि एक शख्स जिसका बाप मौलवी मुमताज़ अली था, जिसकी वालदा जो है वो उस ज़माने की तालीम याफ्ता खातून थी, जिसके लिए फूल शुरू किया गया, जिसके रसाले फूल से उर्दू अदब बरामद हुआ, कैसे आप उसको अकोमोडेट कर पाते हैं उस सारे? देखिए, मैंने इस पे बहुत काम किया है। जी फरमाइए। मुआशरे के बारे में आपकी बात ठीक है। हमारा मुआशरा बदकिस्मती से अपने मोहसिनों को नहीं पहचानता। आपने दुरुस्त फरमाया, भूल जाता है। सही। और ये इस वजह से हमारी जो कौमी शख्सियत है जी, वो उभरती नहीं। हमारी तहजीब और फ़नून से लोग वाकिफ़ नहीं होते, क्योंकि भूल जाते हैं, ओन नहीं करते अपने लोगों को। मैं उस ज़माने में प्रिंसिपल सेंट्रल टेलीविज़न इंस्टीट्यूट था। जी हाँ, इस्लामाबाद में, और यास्मीन भी वहाँ थी। ये वो रात है जब एक म्यूज़िक का कॉन्सर्ट हो रहा था, यास्मीन से कंपेयर कर रही थी, तो मैं घर पे इंतज़ार में था कि यास्मीन आ जाएं तो दरवाज़ा खोलें। 12 बजे के करीब घंटी बजी तो एक चपड़ासी था, उसने कहा नईम साहब। मैंने कहा हाँ क्या हुआ? कहने कि वो ताज साहब पे किसी ने हमला कर दिया छुरियों से, और बेगम साहब और लहूलुहान है। तो हिजाब की आवाज़ है कि नहीं, हम पे किसी ने छुरियों से हमला कर दिया सोते हुए, और ताज साहब का बहुत खून बह रहा है, तो क्या करें? मैंने कहा जी आप टेलीफोन रखें, मैं कुछ करता हूँ। मैंने फ़ौरन अपने एक अज़ीज़ थे उनको फ़ोन किया रात में, वो बेचारे भागे आए, इनको लेके अस्पताल चले गए। मेयो हॉस्पिटल में मेरा ख्याल है ताज साहब की डेथ में मेयो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट की थोड़ी सी गफलत भी है। वो रिकवर कर गए। जब हम फ़ौरन गाड़ी में बैठे आ गए, इधर पहुंच गए, मेयो हॉस्पिटल पहुंचे, मैं और यास्मीन और बच्चे, और वहाँ मालूम हुआ कि खून की ज़रूरत है। मैंने खून दे दिया 2 बोतल जल्दी से, मैंने कहा वो हो जाए। और मैंने खिड़की में से देखा ताज साहब बातें कर रहे थे। सही। और इत्मीनान हो गया, हम बाहर बेंच पे बैठे रहे। एकदम से नर्स घबराई हुई है कि जी ऑक्सीजन चाहिए ताज साहब के लिए, ऑक्सीजन की ज़रूरत है जी। मैंने कहा 2 एक ऑक्सीजन। कहेंगे वो चौकीदार नहीं मिल रहा, वो ताला लगा के गया हुआ है। बस वो गैस ना मिली, ऑक्सीजन ना मिली, और ताज साहब इंतकाल कर गए। और वो ऑक्सीजन सिर्फ इम्तियाज़ अली ताज को नहीं, वो ऑक्सीजन इस मुल्क में ड्रामे को भी नहीं मिली। और ड्रामे में मुआशरे को बदलने का इतना इम्कान है। बहुत। देखिए कलेक्टिव होता है ना, कलेक्टिव है ना, इंटरडिसिप्लिनरी है, उसी में पेंटिंग भी है, उसमें सब एक्टिंग भी है, उसमें राइटिंग भी है, थीम भी है। बिल्कुल सही फरमाया ये। और कॉन्फ्लिक्ट के बाद वो होता नहीं है। बिल्कुल सारी चीज़ें उसमें हैं, और यही चीज़ जो है इसने मुझे दीवाना किया। और अब बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही बात है उसमें। उनकी कत्ल की तफ्तीश के लिए उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे याह्या खान जी, उन्होंने एक स्पेशल टीम मुकर्रर की थी। राइट। डीएसपी मोहम्मद दीन था उसका नाम।
वो यहाँ आ गया। अब उसमें जो हमने सारी तफ्तीश तो बड़ी लंबी थी, मुख्तसर बात ये बताऊं कि ताज साहब उस वक्त बोर्ड ऑफ एडवांसमेंट ऑफ लिटरेचर के डायरेक्टर थे, मजलिस तरक्की अदब। मजलिस तरक्की अदब। ताज साहब ने अपने बतौर डायरेक्टर बैंक को ये इत्तला की हुई थी कि मैं कभी 50,000 रुपए का चेक नहीं साइन करूँगा, सही, इससे कम होगा। अगर कभी तुम्हारे पास 50,000 रुपए का चेक आए तो उस आदमी को रोक लेना। सही। इत्तेफाक से एक आदमी रोका गया। मुख्तसर ये कि जब तफ्तीश हुई तो मालूम हुआ कि वो इनका अकाउंटेंट था जिसने चेक फोर्ज किया था। मज़ीद तफ्तीश हुई तो मालूम हुई कि वो तो एक गैंग का हिस्सा था। ताज साहब ने उसके खिलाफ FIR जमा करा दी। अगली सुबह ताज साहब की पेशी थी। एंड दैट्स हाउ इट इज। That's how it is. दैट्स हाउ इट इज। That's how- इम्तियाज़ अली ताज साहब बहुत छोटी उम्र से बहुत ताकतवर मुक़्तदर हलकों में रसाई रखते थे। अच्छा, हजाब इम्तियाज़ अली, अब तो खैर और तरह का लोगों का ज़ौक़ हो गया अफसाने का, लेकिन कभी हजाब इम्तियाज़ अली की तहरीर जो है वो ज़माने के रुझानात को, फैशन को, लिबास को मुतय्यन करती थी, समत देती थी। तो हजाब बीबी के बारे में कुछ हमें देखिए, बताइए। हिजाब साहिबा की और ताज साहब की ख़ुत किताबत और दोस्ती जो है वो तहज़ीब निस्वा की बुनियाद पर हुई थी। सही। हिजाब तहज़ीब निस्वा में लिखती थी, बहुत कम उम्र थी जी। और फिर भी अच्छा लिखती थी। और इतनी कम उम्र थी कि ये नहीं मालूम था कि किसी महफ़िल में जाएं तो कैसे बिहेव करते हैं। अल्लामा इकबाल वहाँ गए तो उनकी गोद में बैठ गई थी जाकर। उन्होंने प्यार किया बच्ची। बहुत कम उम्र में लिखना शुरू कर दिया था ना। पहला तो लिखना नहीं आता था, अपनी आया से लिखवाया। पहला नावल था, जहन में था, एक ब्रिलियंट औरत थी। और आपको पता है वो पायलट भी थी, बाद में पहली मुसलमान पायलट थी। अच्छा, वो एक अजीब व गरीब शख्सियत थी, कहाँ कमाल की। एनीवे, तो ताज साहब की इनसे ख़त किताबत हुई, बहुत पसंद आया एक दूसरे को बातें। फिर बीच में इनकी नाराज़गी हो गई किसी बात पे, तो ताज साहब ने अनारकली उनके नाम कर दी, जिस पे वो मन गई। हर नस्ल जो है वो अपने अहद में कोई तरीका ढूंढ लेती है। हमने और हमसे पहली बहुत सी नस्लों ने तो पाइन बाग का लफ्ज़ ही उनसे सीखा है। बिल्कुल ठीक, पाइन बाग और गुलाम गर्दिश। वो गुलाम गर्दिश। वैसे उसमें मैं थोड़ा सा आपसे खिलाफ की जसारत करूंगा, क्योंकि फिर पाकिस्तान की तारीख में हमने इतनी गुलाम गर्दिशें देखी। नईम साहब, एक सवाल। बहुत से हलकों में एक तासुर है कि आपकी जो खिदमात हैं तसलसल के साथ कंसिस्टेंटली इस मुल्क में सकाफत, तहजीब, तख्लीकी सरगर्मी से वाबस्तगी, उसको उस रंग में सेलिब्रेट नहीं किया गया। एक जाविया ये हो सकता है और एक जाविया ये है कि तख्लीकी सरगर्मी बजाते खुद ऐसी मुसर्रत और खुशी है कि वो अपना इनाम आप है। आप इन दोनों को कैसे रिकंसाइल करते हैं? अगर मैं इस सवाल में से आपको सवाल पूछूं कि क्या ख्याल है कि मुझे क्यों नहीं कभी नेशनल लेवल पे रिकग्नाइज किया गया इस तरीके से। हमारा मुआशरा जिसे वो तनकीदी नुआंसेस कहते हैं ना, अभी उसकी बारीकियों तक नहीं पहुंचा। देखिए, असल में ये जो नेशनल अवार्ड्स देते हैं ना, जी सरकार, उनकी अब कोई सच्ची बात है हैसियत नहीं रही। जी हाँ, जिसे पंजाबी के ना छट्टा मारिया जी सारे नु देता, राइट। और जो देने वाले हैं वो भी ज़्यादा तरद्दुद नहीं करते। अब देखिए कि ऐसी मिसालें हैं कि एक ड्रामा किया और प्रेसिडेंट्स अवार्ड मिल गया, और जो 20 साल करते रहे, मसलन मेहदी हसन को नहीं मिला हुआ था। जी हाँ, मैं उस ज़माने में आर्ट्स काउंसिल में चूँकि था, मैंने कहा क्या करते हो यार,
पता नहीं किस किस को दे रहा हो, मेहदी हसन को नहीं दिया हुआ तुमने? हाँ जी उनको तो दे दिया हुआ। मैंने कहा कहाँ दिया, देखो नहीं दिया हुआ था, मेहदी हसन को दिलवाया मैंने। अमानत फ़तेह अली को नहीं दिया हुआ था। कैन यू बिलीव दैट? अमानत नहीं, अमानत आया मेरे पास यूं, उस बेचारा अमानत अली खान को जी यूं मेरे पास आके बैठा करेंगे जी हमारी तो बड़ी बेइज्जती होगी। मैंने क्या हुआ यार, मैंने दोस्ती थी हमारी, और वो बड़े रचाव वाले आदमी थे। बड़े रचाव वाले। मैंने कहा तुम फिक्र ना करो, मैं लड़ूंगा, तुम्हारा हक है, तुम्हें मिलना चाहिए। फिर मैंने उसे दिलवाया। लेकिन मैं अपने लिए तो नहीं जाके कह सकता कि मुझे, तो इसलिए मैं खामोश रहता हूँ, मैं कुछ नहीं कहता, कोई कुछ नहीं कहता। कुछ मिनिस्टर साहब ऐसे हैं जिनसे सवाल किया कि आपने फलां को कैसे दे दिया? और दिया जी, मैंने दे दिया। वो मुझे याद है। मैं नाम नहीं ले रहा। मैं भी नाम नहीं ले रहा। एक शख्सियत के बारे में मैं चाहूँगा कि आपके तासुरात दस्तावेज हो जाएं। रोशन आरा बेगम। ओह, क्या कहूँ, सदियों में नहीं ऐसे लोग पैदा होते हैं, शख्सियत में भी और फन में भी जी। यानी मुझ जैसा आदमी जिसको क्लासिकल मौसीकी से ज़्यादा समझ सूझबूझ नहीं थी, मैं भी जब बैठ जाता था ना तो उनकी आवाज़ को देख के, वहाँ ओपन एयर थिएटर में होती थी ना जी एनुअल जी हाँ, म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस, हयात अहमद खान साहब वाली। जी 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 बिल्कुल। उठ नहीं सकता था। यानी ऐसा उनकी आवाज़ में खूबसूरतियाँ, जादू, कमाल, ऐसे लोग तो सदियों में नहीं पैदा होते। नूरजहां से मैं कहता, नूरजहां 1000 साल में तुम जैसा नहीं को पैदा होगा, तो हंसती थी क्या कहते हैं भैया आप। लेकिन ये ऐसे लोग थे कि हम इनको इतना ओन करते हैं कि हम सर बुलंद हो जाते हैं। आप वजह फरमाते हैं, कौम में इन लोगों को इज्जत देने से इज्जत पाती हैं। बिल्कुल। आप अपने लोगों को इज्जत नहीं देंगे तो आपको इज्जत कौन देगा? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसके लिए इब्तिदा खुशकिस्मती से या बदकिस्मती सोसाइटी में तो होती है, लेकिन ये सरकारी लेवल पे होनी चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली सिविल सर्वेंट इज नॉट ट्रेन टू हैंडल ऑल दिस मोस्टली। हाँ, वैसे तो हमारे यहाँ शेख मंजूर इलाही की नस्ल देखिए, हाँ, वो मुख्तार मसूद देखिए, एसएम अकरम देखिए, हाँ। हमारे यहाँ ऐसे लोग ऐसे बहुत कम होते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर होते हाँ, हैं। बहुत है। जनरली तो वो ज़रा औसत दर्जे के लोग ही होते हैं। और ये मुझे शेख मंजूर इलाही का आपने नाम लिया तो याद आ गया कि मैंने अलहमरा की जो 4 एकड़ ज़मीन है जी, शेख मंजूर इलाही साहब से ख़रीदी थी पैसे दे के। मैंने कहा जी मैं यहाँ मैंने बिल्डिंग बना। कहीं कहाँ से लाओगे इतने पैसे? 3,28,000